नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीसी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैं आज सभी के लिए हिंदी पेडालॉजी के दोस्तों क्लास लेके आया हूं और हिंदी पेडालॉजी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपके सीटेट एग्जाम दोस्तों, सीटेट एग्जाम के अलावा जो भी आपके एग्जाम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड होते हैं दोस्तों, जिसमें पेडालॉजी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं दोस्तों, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको बता दें कि हिंदी पेडागोजी दोस्तों क्या होती है, कि पेडागोजी जो होती है इसमें दोस्तों होता क्या है। सबसे पहले जान लीजिए कि हिंदी पेडागोजी जो होती है इसमें दोस्तों आप बता दें कि बच्चे से लेकर शिक्षक तक का, बच्चे को कोई चीज़ सिखाने में पाठ्य पुस्तक का क्या रोल होता है, बच्चे को सिखाने के लिए कहाँ से शुरू करना चाहिए, बच्चे के सीखने के लिए पाठ्य पुस्तकों का क्या महत्व है दोस्तों, और जिस वातावरण में वो सीखता है उस वातावरण का क्या महत्व है, और शिक्षक का क्या रोल होता है दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों पेडालॉजी में होता है। इसी के बारे में मैं आपसे यहाँ पे चर्चा करूँगा दोस्तों। जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न जिस टॉपिक से बन सकते हैं, जिस पॉइंट से दोस्तों, वो सारे पॉइंट्स मैं आप सभी के लिए इसमें लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या करा है कि उपचारात्मक शिक्षण की असफलता समस्याओं के कारण की सही पहचान पर निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण दोस्तों क्यों यूज किया जाता है कि असफलता समस्याओं के कारणों का सही पहचान पर निर्भर करता है दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षण होती है कि असफलताओं का कारण को पता लगाना कि कहाँ पे बच्चा जो है कहाँ पे असफल हो रहा है, क्यों असफल हो रहा है, इन सब कारणों का पता लगाने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहा है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं। तो दोस्तों भाषा शिक्षण के अंतर्गत या अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं क्या होती हैं, एक साधन होती हैं। क्या होती हैं? एक साधन होती हैं जिससे बच्चे को क्या पढ़ाना है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, जो कि एक साधन के रूप में उपयोग होती है। यही जो पॉइंट दिया गया दोस्तों कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों का क्या रोल होता है या क्या होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं क्या होती हैं, एक साधन होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफ़ी अंतर होने के कारण हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाई का सामना करते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रायः हिंदी और उसकी जो मातृभाषा होती है उसकी संरचना में काफ़ी भिन्नता होती है, जिसके कारण हिंदी भाषी जो बच्चे होते हैं वो हिंदी को सीखने में कठिनाई का सामना करते हैं। ठीक है, प्रायः, हमेशा नहीं दोस्तों, प्रायः, कभी कभार। ठीक है, कहानी सुनने से, देखिए अगला पॉइंट क्या है कि कहता है कि कहानी सुनने से बच्चों में किस शक्ति का विकास होता है या किस प्रकार की शक्ति का विकास होता है। तो दोस्तों क्या होता है, कहानी सीखने से, कहानी सुनने से क्या होता है, बच्चों की कल्पना शक्ति, जो बच्चों की कल्पना शक्ति होती है और उनकी चिंतन शक्ति जो होती है उसका क्या होता है, विकास होता है। किससे? कहानी सुनने या सुनाने से। ठीक है, चलिए संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात, देखिए दोस्तों भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि संदर्भ के एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना। ठीक है, भाषा सीखने का प्रमुख उद्देश्य, देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि भाषा सीखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, या मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि भाषा सीखने का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, संदर्भ के अनुसार या स्थितियों के अनुसार अपनी बात को वहाँ पे प्रेजेंट कर सकना या कर सकना। ठीक है, चलिए आगे चलते दोस्तों, सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन या लिंक आपको मिलता रहे दोस्तों। यह मेरे चैनल का नाम है टीएच हिंदी लर्नर्स। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है। देखिए दोस्तों पेडालॉजी, कंप्लीट पेडालॉजी लेके आया हूँ हिंदी का, जिससे आपके जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, उन सब टॉपिक पे मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। आप जिससे इससे बाहर दोस्तों आपको पेडालॉजी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो कुछ बच जाएगा तो मैं एक सेकंड हिंदी पेडालॉजी लेके उसके माध्यम से फिर मैं आऊँगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण के उचित रणनीतियाँ तय करना है। दोस्तों एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि कोई बहुभाषिक कक्षा है, मतलब उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं और उन्हें विभिन्न विभिन्न भाषा का उपयोग करते हैं। तो उस कक्षा में किस प्रकार की शिक्षण
की नीतियाँ या रणनीतियाँ तय की जाए, उस शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। किस प्रकार से वहाँ पे पढ़ाया जाए या समझाया जाए ताकि सभी बच्चों को सीखने में कोई दिक्कत न हो और सभी बच्चे अपने आप को अच्छा महसूस करें दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। यह कथन भाषा सिद्धांत के प्रतिकूल है। दोस्तों एक समावेशी कक्षा, जैसे दोस्तों आपको पता होना चाहिए समावेशी कक्षा क्या होता है। सामान्य और निम्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही कक्षा होती है, वो क्या होती है, समावेशी कक्षा होती है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। यह भाषा सिद्धांत के प्रतिकूल है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए या क्या होता है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। चलिए भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, तो इसमें से कुछ दे रखा है, चलिए देख लेते हैं क्या है। स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कह सकना। सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि अपनी बात को, अगर हम भाषा शिक्षण का उद्देश्य देखें तो क्या होता है कि अपनी बात को अपने आत्मविश्वास के साथ, मतलब बिना रुके बिना अटके दोस्तों अपनी बात को कहीं पे भी कह सकना। ठीक है, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषागत प्रभावी प्रयोग करना, न कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना। देखिए दोस्तों कंठस्थ कराना अगर बात आ जाती है तो कंठस्थ कराना गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को सिखाया जाता है। ठीक है, उसको रटाया नहीं जाएगा। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। देखिए विभिन्न संदर्भों में देखिए क्या उद्देश्य होता है कि भाषा शिक्षण का विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकना। ठीक है, कोई संदर्भ हो उसको अपनी बात रखना हो तो वहाँ पे एक प्रभावी तरीके से अपनी बात को कह सकना क्या होता है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है, न कि वर्णमाला को क्रम से रट लेना या याद कर लेना। दोस्तों ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, लेकिन भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि अपनी बात को कहीं पे भी प्रभावी ढंग से प्रेजेंट कर सकना, वही क्या होता है भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है देख लीजिए, कह रहा है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल, भाषा को अभिव्यक्त करने का कौन सा कौशल होता है दोस्तों। किसी अगर हम भाषा को अभिव्यक्त करना चाहते हैं या प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा तरीका या कौन सा कौशल होना चाहिए। अपनी बात को दोस्तों प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है क्या होता है, अगर हम अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो बोल कर। देखिए दोस्तों किसी चीज़ को अगर हमको भाषा को अभिव्यक्त करना है या अपनी बात को कहना है तो हमारे पास दो तरीका होगा। एक तो होगा कि हम बोल के अपनी बात कह दें और दूसरा होगा कि हम लिख को उस चीज़ को दे दें। ठीक है, तो एक होता है क्या होता है, अगर आप पूछ लेता है कि भाषा अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं तो क्या होता है, बोलना और लिखना। कितने होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा आगे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि कह सकना बोलना कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। दोस्तों अपनी बात को कह सकना मतलब अगर हम अपनी बात को कह पा रहे हैं तो वही बोलना कौशल का सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, विशेषता होती है। आगे क्या दे रखा है, कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती, बहुभाषा कक्षा शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। एक समावेशी कक्षा में देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या, भाषा अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं, बोलना और लिखना होता है। देखिए अब आगे क्या दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। कह रहा है कि भाषा के चारों कौशल, दोस्तों आपको पता होना चाहिए भाषा के जो चारों कौशल होते हैं, भाषा के कितने कौशल होते हैं, भाषा के 4 कौशल होते हैं और सभी कौशल दोस्तों एक क्या होते हैं, एक क्रम से सीखे जाते हैं और क्या होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इससे ये आपके एग्जाम में दोस्तों जरूर देखने के लिए मिल ही जाता है। ठीक है, क्या है कि भाषा के चारों कौशल कौन कौन से होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है, जो कि क्या होते हैं, परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। दोस्तों चलिए पूछ लेता है कि भाषा के कितने कौशल होते हैं, तो भाषा के 4 कौशल होते हैं और चारों कौशल कौन कौन से होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है, जो कि क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। दोस्तों चलिए आगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, इस क्लास को दोस्तों लाइक शेयर जरूर करिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है कि चित्रों का उपदेश
दोस्तों जो चित्र या किताबों में दोस्तों जो चित्र दिए गए होते हैं या चित्रों के माध्यम से कोई चीज़ पढ़ाना होता है तो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करते हैं, वो सहायक होते हैं। ये दोस्तों कभी कभी आपके प्रश्न में दे देता है कि चित्रों का उद्देश्य क्या होता है। जो चित्र दिए गए होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है कि मूर्त संकल्पनाओं को समझना या अमूर्त संकल्पनाओं को समझना या दोनों संकल्पनाओं को समझना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट जवाब होगा कि चित्रों का उद्देश्य क्या होता है कि अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायक करते हैं। चलिए आगे क्या है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग हमारे संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। इससे बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही साथ ज्ञान में अभिवृद्धि भी होती है। दोस्तों कहा जाता है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने से हमारे जो संज्ञानात्मक विकास होता है दोस्तों उसके विकास में सहायक होती है, और इससे क्या होता है, बहुमुखी व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और साथ साथ हमारा जो ज्ञान है दोस्तों उसमें भी क्या होता है, वृद्धि होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्य पुस्तकों में ऐसी रचनाओं के स्थान देना चाहिए जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी एवं साथ जिसके भाषागत पृथक अभिव्यक्ति हो। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्य पुस्तकों में ऐसी रचनाओं को स्थान देना जाना चाहिए जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई हो। बच्चा जिस परिवेश में रहता है दोस्तों ऐसे रचनाओं को या ऐसी कहानियों को दोस्तों बच्चों के जो प्राथमिक स्तर में जाते हैं बच्चे उसकी पाठ्य पुस्तकों में ऐसी रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो उससे परिवेश से जुड़ी हुई हो, ताकि उसको सीखने में ज़्यादा मदद न करनी पड़े, वो आसानी से किसी भी चीज़ को सीख सके। चलिए आगे क्या है, करा है कि अनुभवों का वर्णन करना, जो भी अनुभव आपने प्राप्त किया है उसका क्या करना, वर्णन करना, बातचीत करना और संवाद अदायगी करना, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना निश्चित ही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के प्रभावी तरीके हैं। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने का जो सबसे प्रभावी तरीका होता है कि अगर हम अपनी चीज़ को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो उसके विकास के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि सबसे प्रभावी तरीका क्या होना चाहिए। अनुभवों का वर्णन करना, जो हमको अनुभव प्राप्त हुआ है उसका क्या करना, वर्णन करना, और एक दूसरे से क्या करना, बातचीत करना। ठीक है दोस्तों, और संदर्भ में अपनी बात को रखना या सामने वाले की बात को सुनना। इससे क्या होता है कि मौखिक अभिव्यक्ति का विकास सबसे प्रभावी तरीके से होता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि भाषा सीखने के समृद्ध भाषिक वातावरण की अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा कोश की जानकारी के बिना भाषा समृद्ध कदापि नहीं हो सकती। दोस्तों भाषा को अगर हम अपनी भाषा का सीखने का समृद्ध अगर विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, अपने शब्दकोश में जितना ज़्यादा अगर हम अपने शब्दकोश में वृद्धि करेंगे या जितना ज़्यादा हम शब्दकोश सीखेंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपनी भाषा को कर सकते हैं और हमारा भाषा उतना ही अच्छे तरीके से प्रभावी होगा। दोस्तों अगर हमको देखिए दोस्तों, अगर हमको भाषा कोश की जानकारी नहीं होगी, हमारे पास ढेर सारा वर्ड ही नहीं होगा, तो हम अपनी बात को किसी के समझ अच्छी तरीके से हम प्रेजेंट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है दोस्तों, भाषा कोश की जानकारी के बिना भाषा समृद्ध कदापि नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे क्या है देख लेते हैं। आगे करा कि सीखने की क्षमता का आकलन हिंदी भाषा के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, न कि काव्य सौंदर्य। ठीक है, भाषा के पाठ्य पुस्तकों का देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय हमको किन किन बातों का या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अभ्यासों में वैधता होनी चाहिए, विषय वस्तु में वैविध्य होना चाहिए, भाषा के विभिन्न छटाएं होनी चाहिए। दोस्तों ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए ताकि हमारे भाषा जो है दोस्तों उसको आसानी से उसमें विभिन्न प्रकार के अभ्यास होने चाहिए दोस्तों, और विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु शामिल होनी चाहिए, और भाषा के विभिन्न प्रकार की छटाएं शामिल होनी चाहिए। तभी एक पाठ्य पुस्तक का निर्माण अच्छे से होता है और उस समझने में भी आसानी से बच्चों को समझ में भी आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा,
कह रहा है कि भाषा, देखिए दोस्तों क्या होती है भाषा, होती क्या है, देखिए कभी कभी यही लाइन पूछ लेता है कि भाषा क्या होती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। क्या होती है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक बच्चों को उसकी माता पिता विद्यालय भेजने से पहले बोलचाल, हाव भाव तथा कार्य व्यवहार इत्यादि जो भी सामाजिक सदाचार नैतिकता के नियम हैं उसमें बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक बच्चे के जो माता पिता होते हैं उसे विद्यालय भेजने से पहले कुछ चीज़ें उसमें उसको प्रशिक्षित करके ही भेजते हैं। जैसे उसमें सामान्य बोलचाल की भाषा, किसी तरीके से हाव भाव दोस्तों, और कार्य व्यवहार इत्यादि जो सामाजिक सदाचार नैतिकता के नियम होते हैं दोस्तों, कि समाज उनको किस तरीके से रहना है, बड़ों का कैसे आदर करना है, सम्मान करना है, छोटों से किस तरीके से रहना है। तो सारी चीज़ें जो हमारे माता पिता होते हैं उस विद्यालय जाने से पहले बच्चों को, छोटे बच्चों को सब चीज़ सिखा के भेजते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि कहा गया है कि जो माता होती है कि बच्चे का सबसे पहला गुरु माता ही होती है। चलिए, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से यह अपेक्षा करते हैं कि उनमें बच्चों से जो प्रश्न पूछे जाएं उसका उत्तर अक्षरशः बाधे बधाए न देकर अपितु स्वयं की मौलिक अभिव्यक्ति में हो। वो तो प्रत्येक शिक्षक, जो भी शिक्षक है बच्चों को पढ़ाता है, प्रत्येक शिक्षक का यही अपना बच्चों से अपेक्षा होती है कि बच्चे जो है किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है बधे बधाए, मतलब रटा रटा जवाब न दें। ठीक है, वो उस चीज़ का समझकर अपने हावास मतलब अपने तरीके से उसका उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आगे। भाषा का प्रयोग भाषा का जो प्रयोग होता है दोस्तों जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ठीक है, भाषा का प्रयोग, भाषा क्या होती है? एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है और भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा बच्चों में भाषा अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, अतएव यह आवश्यक है कि उन्हें समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों आपको बता दें कि जो बच्चे होते हैं जिस टाइप का उनको माहौल दिया जाता है उसी माहौल से वो अपने कुछ न कुछ सीखने की या भाषा अर्जित करते हैं। अतः यही दोस्तों आवश्यक होगा या जरूरी होगा कि बच्चों के लिए ऐसा वातावरण या ऐसा भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए ताकि वो अपने भाषा, स्वयं की भाषा को अर्जित कर सकें और अपने भाषा में सुधार कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों क्या है, सभी पॉइंट दोस्तों हिंदी पेडालॉजी के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं दोस्तों, जो कि आपके सीटेट एग्जाम या जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी सबके लिए महत्वपूर्ण है। आगे क्या है, कहा कि भाषा सीखने अथवा भाषा सीखने के पीछे निहित उद्देश्य यह होता है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग किया। दोस्तों भाषा सीखने का उद्देश्य होता है कि अगर हम भाषा सीखे हैं और विभिन्न संदर्भों में अपनी भाषा का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो हमारा भाषा सीखना ही बेकार होता है दोस्तों। जैसे हम इंग्लिश सीखे हैं दोस्तों, तो जैसा माहौल हो, अगर इंग्लिश वहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो हमारी भाषा वहाँ पे हम भाषा अगर सीखें दोस्तों तो उस चीज़ को हम वहाँ पे प्रेजेंट कर सकें। और यही भाषा सीखने का प्रमुख उद्देश्य होता है। जहाँ संस्कृत में लोग बोल रहे हैं वहाँ अपनी भाषा को हम संस्कृत में रख सकें अगर हम भाषा सीखे हैं तो दोस्तों यही मेन उद्देश्य होता है। भाषा सीखने या सिखाने के पीछे का जो उद्देश्य होता है या क्या होता है कि विभिन्न स्थितियों में, स्थितियाँ कुछ भी हो दोस्तों, हम अपनी बात को वहाँ पे प्रेजेंट कर सकें या यही भाषा का प्रभावी प्रयोग किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे क्या है, कह रहा है कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सके, साथ ही साथ भाषागत व्यापक पकड़ होनी चाहिए यदि भाषा अर्जन का उद्देश्य होता है। देखो दोस्तों, भाषा अर्जन का उद्देश्य क्या होता है? अगर हम भाषा सीखे हैं तो उस अर्जन का, भाषा सीखने या अर्जन करने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि भाषा के विभिन्न रूपों का हम प्रयोग किया जा सके, साथ ही साथ जो भाषा है दोस्तों उसमें व्यापक हमारी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा अच्छे तरीके से पकड़ रहेगी तभी तो हम उस चीज़ को कहीं पे संदर्भ में या किसी भी वक्त हम उस भाषा का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे दोस्तों, आगे क्या है, कह रहा है कि बच्चों की भाषा संबंधित क्रमगत प्रगति का लेखा जोखा रखना। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि पोर्टफोलियो होता क्या है दोस्तों? पोर्टफोलियो क्या होता है कि बच्चे की भाषा संबंधित, बच्चे के जो भाषा संबंधित दोस्तों जो लेखा जोखा है वो अगर एक क्रम से उसको लिखा जाए तो वही क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। चलिए आगे क्या है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने
में साधक का काम करते हैं, न कि दोस्तों बाधक का काम करते हैं। पत्र या पत्रिकाएं जो होती हैं भाषा सीखने में साधक होती हैं। क्या होती हैं? साधक होती हैं, न कि बाधक होती हैं। चलिए आगे क्या है? भाषा सीखने एवं सिखाने एवं आकलन के तरीकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें क्या होती हैं? देखिए दोस्तों, अगर हमको भाषा सीखना है और उसका आकलन करना है तो उसमें कौन कौन से तरीके हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न पूछना। बच्चों से दोस्तों अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो अपने प्रश्न का जवाब भी अपनी भाषा में देने की कोशिश करेंगे, तो उससे भी उनकी भाषा का क्या होगा? विकास होगा, और उनकी कल्पना शक्ति का भी विकास होगा, क्योंकि वो कोई चीज़ अगर बोलेंगे तो सोच समझ के बोलेंगे। ठीक है। अब प्रतिक्रिया व्यक्त करना। बच्चों से कोई चीज़ हम कहलवाएंगे या उनसे उस प्रतिक्रिया व्यक्त करने से भी क्या होता है कि भाषा सीखने और आकलन में महत्वपूर्ण होता है। परिचर्चा में भाग लेने दोस्तों वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, जो उससे भी क्या होते हैं बच्चों के भाषा और में विकास होता है। उससे हमको हमको आकलन भी मिल जाता है कि बच्चा जो है भाषा किस तरीके से वो सीखता है। ठीक है। वर्णन करना, वो किसी चीज़ का वर्णन करने से ही भाषा का विकास होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आगे क्या है देखिएगा, कह रहा है कि भाषा के व्याकरण की समझ को ससंदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। दोस्तों कभी कभी ये भी पॉइंट दे देता है आपके परीक्षा में कि भाषा के व्याकरण की जो समझ है संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। कैसे आंका जाना चाहिए? संदर्भ परक जो प्रश्न होते हैं दोस्तों उसी के माध्यम से आंका जाना चाहिए या समझा जाना चाहिए। भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य क्या है? भाषा की बारीकी को समझना एवं सौंदर्य बोध सम्यक रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। आगे क्या है? बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सर्वाधिक अच्छा तरीका क्या है? विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। दोस्तों क्या है, अगर हम समझना चाहते हैं कि जो बच्चा है वो किस तरीके से बोलता है या वो भाषा को कितना अच्छा तरीके से समझ रहा है, तो बच्चे से क्या करेंगे? उससे विभिन्न संदर्भों में हम बातचीत करेंगे ताकि उसको आसानी से समझा जा सके या आकलन किया जा सके कि बच्चा जो है वो किस तरीके को कितने अच्छी तरीके से समझ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य क्या है? भाषा का प्रयोग सीखना। दोस्तों कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर, अगर हम प्राथमिक स्तर पर भाषा सीख रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि भाषा का प्रयोग सीखना। दोस्तों हम क्या सीखते हैं? अगर प्राथमिक स्तर पर हम भाषा सीख रहे हैं तो उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या, तात्पर्य क्या होना चाहिए? कि हम भाषा का प्रयोग करना सीख रहे हैं, कि भाषा को किस तरीके से कहाँ पे प्रयोग करना है वो तरीका हम सीख रहे हैं। कब प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का तात्पर्य होता है? घर की भाषा और विद्यालय की पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है, पर जरूरी नहीं है कि समान हो। दोस्तों कहा गया है कि भाषा, घर की भाषा जो भी दोस्तों जैसे घर पे जो भाषा बोली जा रही है दोस्तों वो समान हो सकती है। विद्यालय की पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है, पर जरूरी नहीं है कि दोनों समान हो। जैसे कभी कहीं क्या होता है दोस्तों, ये स्कूल में दोस्तों खड़ी हिंदी बोला जाता है, गांव में भोजपुरी बोला जाता है। तो जैसे जरूरी नहीं है कि अगर कहीं पे खड़ी हिंदी बोला जाता है घर में भी और उसको विद्यालय में भी खड़ी हिंदी बोला जाता है तो वहाँ पे दोस्तों समान हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो गांव में भाषा बोली जा रही हो या घर पे भाषा बोली जा रही हो वही भाषा विद्यालय में बोली जा रही हो। चलिए आगे क्या है? हिंदी प्रयोग के विभिन्न रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है कि बाल साहित्य का विभिन्न रूपों में उपयोग करना। आगे क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा शिक्षण संबंधित है। प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि उनमें रचनात्मक और मौलिकता के तत्वों को पोषित किया जाए ताकि उनका आंतरिक विकास हो सके। दोस्तों क्या कर रहा है कि हिंदी प्रयोग के रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक जो सबसे उपयुक्त साधन है कि हिंदी का प्रयोग किस तरीके से या विभिन्न संदर्भों में कैसा किया जा रहा है जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? बाल साहित्य का विविध रूपों में उपयोग किया जाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है? कह रहा है कि पढ़ने का प्रारंभ क्या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। दोस्तों कहता है कि पढ़ने का अर्थ क्या होता है? पढ़ने का अर्थ क्या होता है कि उस चीज का अर्थ समझना। अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। पढ़ने का जो शुरुआत या प्रारंभ होना चाहिए किससे होना चाहिए? अर्थपूर्ण संबंध से होना चाहिए। दोस्तों पढ़ने का अर्थ भी यही होता है कि उसका अर्थ हम समझ रहे हैं। ठीक है। आगे क्या है? भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है?
भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया कि भाषा क्या होती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, ठीक है। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? देखिए दोस्तों, कहता है कि भाषा जो होती है हमारे परिवेश में, कभी क्वेश्चन में सीधे सीधे रहता है कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी हुई मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? किस पर लागू नहीं होता? भाषा प्रयोगशाला पर यह कथन लागू नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे। बच्चे कक्षा में लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, यह एक भाषा शिक्षक के रूप में हमारा कर्तव्य होगा कि शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों का दोनों तरफ के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर दें। दोस्तों, जहाँ पे बच्चों को अवसर देने की बात आ जाए, समझ लीजिएगा एकदम राइट जवाब है आपका, ठीक है, एकदम राइट आंसर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि बच्चा उस भाषा को सीख रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? सीख रहा है। अगर हम शिक्षक हैं तो हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चे को सही शब्द लिखना भी सिखाएं और दोनों में उसको अंतर करना पहचाने। देखिए इसमें ये गलती है और यहाँ पे एक चीज़ क्या होगा, सही होगा, उसको पहचानने का अवसर दें, ठीक है। जब उसको अवसर देंगे तो वो अपनी गलती को खुद न खुद, दोस्तों एक समय आएगा तो उसकी गलती में खुद सुधार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि बच्चे अपनी बात को दूसरे के समझ अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास कर सके। दोस्तों वही बात फिर से कि बच्चे को भाषा इस कारण सिखाई जाती है ताकि वह अपनी भाषा को या अपने आप को खुद किसी के सामने प्रेजेंट कर सकें। और प्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। ये तरीका क्या होता है कि हम अपनी बात को बोल के प्रेजेंट करें और दूसरा क्या होता है, लिख के प्रेजेंट करें। अगर बच्चा, दोस्तों भाषा विकास का उद्देश्य यही होता है कि भाषा अगर सीखा है तो उसको उद्देश्य दोनों तरीका पता होना चाहिए कि अपने तरीके, अगर वो बोल के नहीं प्रेजेंट कर पा रहे तो अपने को लिख के प्रेजेंट कर दे, ठीक है। चलिए आगे। लिखना एक तरह की क्या होती है? दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है लिखना क्या होता है। लिखना एक तरह की क्या होती है? बातचीत होती है। आगे क्या है करा, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे क्या है, आगे करा है कि लिखना एक तरह की क्या होती है? बातचीत होती है। कक्षा 1 के बच्चे अपने घर एवं घर परिवार में परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। दोस्तों क्या होता है, जब बच्चे शुरू में विद्यालय जाते हैं तो वही चीज़ लेके जाते हैं जो उनके विद्यालय घर में सीखे रहते हैं। जो घर में जिस तरीके से बोला जाता है वही सारी चीज़ें, जो बोलचाल की भाषा या अनुभव होती है वही लेके विद्यालय जाते हैं, ना कि दोस्तों ज्ञानी बन के विद्यालय जाएंगे। क्योंकि जैसा माहौल घर का रहेगा दोस्तों, बच्चा उसी तरीके से सीख के विद्यालय, क्योंकि वो पहली बार विद्यालय जा रहा है और जो सब चीज़ सीखेगा दोस्तों विद्यालय में ही जाके सीखेगा, ठीक है। चलिए आगे 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 क्या दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का आरंभ से होता है कि किसी अर्थ और उपदेश का। चलिए, भाषा सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन होता है। दोस्तों भाषा क्या होती है? भाषा सोचने से, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का, दोस्तों अगर चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम क्या होता है, साधन होता है। चलिए, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। दोस्तों भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या होता है, किस पर बल देता है? अनुकरण। दोस्तों भाषा किस प्रकार सीख सकते हैं? हम किसी चीज़ का अनुकरण करेंगे, उसको शिक्षक जिस टाइप से बतला रहा है या बोल रहा है अगर उसका अनुकरण करेंगे तभी हम उसकी भाषा को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है, वाइगोत्स्की। दोस्तों वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए मैं सबको शामिल किया हूँ दोस्तों इसमें। चलिए, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। दोस्तों वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे समाज में रह के सीखते हैं और परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा, मतलब एक दूसरे से जितना ज़्यादा अटैच रहेंगे या एक दूसरे से जितना ज़्यादा बातचीत करेंगे और अपनी परस्पर बातों का लेन देन करेंगे, परस्पर बात करेंगे दोस्तों, उतना ज़्यादा ही क्या करते हैं, भाषा सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य या बाल पुस्तक का चयन किया जा रहा है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होनी चाहिए दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण ये होनी चाहिए कि जो भी उसमें जो भी पाठ है या सामग्री शामिल हो दोस्तों, सभी क्या हो, रोचक हो। कोई छोटी कहानियां हो, चिड़िया हो, बादल हो, कबूतर हो, खरगोश हो, हाथी हो, इस टाइप से रोचक विषय वस्तु शामिल किया जाना चाहिए जिससे बच्चे का मन लगा रहे दोस्तों और रोचक
देखो दोस्तों, अगर कहानियाँ रोचक हो, छोटा बच्चा होता है उसको जानने के लिए उत्सुक होता है, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो तो सक्रिय और उत्सुक होता है दोस्तों हर एक चीज़ को जानने के लिए। ठीक है, चलिए आगे। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, उनका यह कौशल प्रपुष्ट रूप से विद्यमान रहता है। दोस्तों जो बच्चे होते हैं प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। चलिए आगे क्या है, ये प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय हिंदी भाषा के विविध रूप के सम्मिलित पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है। आगे है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। देखिए दोस्तों, एक स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे, और ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि भाषा बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। यह किसके द्वारा कहा गया था, तो ये चॉम्स्की के द्वारा कहा गया था कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है कैसी होती है, जन्मजात होती है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया, देखिए दोस्तों, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है या किसका विशेष महत्व होता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि समाज का विशेष महत्व होता है। भाषा को अर्जित करने या सीखने में समाज का विशेष महत्व होता है। जिस समाज में आप रहते हैं, बच्चा जिस समाज में रहता है, भाषा सीखने में या अर्जित करने में उस समाज का महत्वपूर्ण या विशेष भूमिका होती है। चलिए आगे। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों एक समावेशी कक्षा होगी दोस्तों, समावेशी कक्षा पता है आपको, उसमें कुछ विशेष रूप से बच्चे होते हैं, निम्न स्तर के बच्चे होते हैं, दोनों टाइप को बच्चे का बिना किसी भेदभाव का दोस्तों स्वागत होता है किसमें, समावेशी कक्षा में। तो समावेशी कक्षा में विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए शिक्षक को, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ऐसे समझ नहीं पाते हैं जिसको मौखिक रूप से, उनको दिखाकर समझाना चाहिए। दोस्तों विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, हो सके तो वहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग उचित प्रयोग करना चाहिए। आगे भाषागत आकलन की प्रक्रिया, भाषागत आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। दोस्तों भाषागत की जो प्रक्रिया होती है कैसी चलती रहती है, वो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। आगे क्या है, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की पढ़ना सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों बाल साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसमें होता है, पढ़ना सिखाने में, क्योंकि बाल साहित्य का उसको इस प्रकार से ध्यान ही रखकर उसका निर्माण या किया जाता है ताकि उसमें रोचक विषय वस्तु या कहानियां सम्मिलित हों। चलिए आगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावशाली प्रयोग कर सकें। बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका यह है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन किया जाए। दोस्तों भाषा प्रयोग का आकलन मतलब ये समझने के लिए बच्चा जो है कि किस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहा है या कितने अच्छे तरीके से भाषा का प्रयोग कर पा रहा है, उसका क्या करना चाहिए, अवलोकन किया जाना चाहिए। आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, देख लीजिए। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षा यह है कि कक्षा के बाहर बच्चों का भाषा प्रयोग करना सिखाएं। प्राथमिक स्तर पर दोस्तों भाषा शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चे को यह बताया जाए कि सिर्फ उसका जो भाषा सीखना है वो कक्षा में ही वो सीख सकता है। यह उसको बताया जाए कि जो बच्चे का भाषा है उसका विकास कक्षा के बाहर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि कक्षा को बाहर के दुनिया के साथ जोड़ के सिखाए जाने से बच्चे में भाषा प्रयोग उचित तरीके से होगा, यह शिक्षक को समझना चाहिए। आगे क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विभिन्न अवसर देना। इससे बच्चों में लेखन क्षमता का विकास होता है। दोस्तों बच्चों को जितना ज़्यादा अवसर देंगे किसी चीज़ को कहने या लिखने का या बोलने का, उसमें उतना अच्छे तरीके से भाषा का विकास होगा। आगे भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि, ये दोस्तों ये हमेशा रहता है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि ऐसी है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाने में सहायक होती है। तो कौन सी विधि ऐसी होती है कि जो भाषा सीखने की कौन सी विधि ऐसी होती है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक करती है, तो कौन सी होती है, प्रत्यक्ष विधि होती है। कौन सी, प्रत्यक्ष विधि होती है। आगे चलिए। खेल के दौरान विभिन्न लोगों के मेल जोल से भाषा का विस्तार होता है, इसलिए भाषा शिक्षण में खेल का भी योगदान माना जाता है। दोस्तों खेल खेलने के दौरान दोस्तों बच्चे विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं,
और उनसे अंतःक्रिया करते हैं। तो एक कहा जा सकता है कि भाषा शिक्षण में खेल का भी विशेष महत्व होता है। आगे क्या है, चलिए, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है। आगे, भाषाई कौशल के संदर्भ में यह सत्य है कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, न कि क्रम से। ठीक है दोस्तों, भाषा कौशल के संबंध में यह कथन सत्य होता है कि सभी भाषाई कौशल क्या होते हैं, एक साथ सीखे जाते हैं, न कि एक क्रम से सीखे जाते हैं। चलिए, भाषा विकास के संबंध में सही, भाषा विकास क्या होता है, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है। कैसा होता है भाषा, कई सभी को क्या लगता है कि भाषा विकास कैसा होता है, व्यक्ति सापेक्ष होता है या व्यक्ति निरपेक्ष होता है या दोनों होता है। तो दोस्तों इसमें से कोई नहीं, आप बता दें कि भाषा विकास क्या होता है, व्यक्ति निरपेक्ष होता है। आगे चलिए, आगे क्या है कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों अगर हमको किसी भी भाषा पे पकड़ बनानी है या किसी भी भाषा को अच्छे तरीके से सीखना है, तो सबसे पहले हमको उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और उस भाषा से रिलेटेड अपने शब्दकोश में भी वृद्धि करनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे भाषा पे हम अच्छे तरीके से पकड़ बनाते हैं और उतना अच्छे तरीके से हमारी भाषा का विकास होता है। चलिए आगे क्या है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैश्विक पठन को प्रोत्साहित किया जाने की आवश्यकता है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा में बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देना चाहिए। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्वयं अभिव्यक्ति जानते हैं। तो आप बता दें कि पहली कक्षा में जो बच्चा प्रवेश लेता है उससे पहले अपने अभिव्यक्ति को जानता है दोस्तों स्वयं। जैसे घर से आता है उसको इतना पता नहीं मेरा नाम क्या है, मेरे पापा का नाम थोड़ा स्थान क्या है, दोस्तों स्वयं अभिव्यक्ति होती है। बच्चा जो होता है आमतौर पर वही बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वयं अभिव्यक्ति को जानते हैं कि मतलब हमको जब स्कूल जाना है तो जब हमसे शिक्षक पूछेगा तो हमको क्या क्या बताना है दोस्तों, उसको घर से सारी चीज़ें समझा के भी विद्यालय भेजी जाती हैं। चलिए आगे, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की क्षमता का आकलन करने के दृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्डों की पहचान करना। दोस्तों अगर हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें पढ़ने की क्षमता का आकलन करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, क्या होता है कि वर्डों की पहचान करना। दोस्तों वर्ड जो होते हैं क ख ग घ अंगा जो होते हैं दोस्तों, इन वर्डों की पहचान होनी चाहिए कि कौन सा स्वर होता है, कौन सा व्यंजक होता है दोस्तों, और कौन सा वर्ड, ठीक है, इन सब वर्डों की पहचान होनी चाहिए। आगे, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की, ठीक है दोस्तों, भाषा की कक्षा में यह जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है कि जो भाषा शिक्षक है दोस्तों उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, वह अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सके ताकि वो और ऐसी भाषा का प्रयोग करे जिस भाषा को सभी बच्चे जो होते हैं वहाँ आसानी से समझ सकें। यही होती भाषा शिक्षक की भाषा, जिससे बच्चे प्रेरित होकर विभिन्न भाषाई कौशलों में पारंपरिक हो सके। दोस्तों अच्छी तरीके से जब भाषा शिक्षक का भाषा ही प्रभावी नहीं होगा तो बच्चा अच्छे तरीके से सीख ही नहीं सकता है। कि देखिए दोस्तों जो भाषा शिक्षक होना चाहिए उसका जो भाषा हो वो प्रभावी होनी चाहिए और बच्चों को समझ में आने वाली होनी चाहिए, जिससे भाषा प्रेरित हो सके और विभिन्न भाषाई कौशलों में वो भी उसको सीख सके और उसमें निपुण हो सके। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है कि भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार प्राप्त करना। व्याकरण के शिक्षक की आगमन विधि की विशेषता क्या है, देखिए दोस्तों क्या है व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि होती है, कभी कभी पूछ लेता है कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि होती है। तो दोस्तों व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि होती है, पता होना चाहिए। कभी कभी आपके देखिए छोटा क्वेश्चन पूछेगा लेकिन आपको पता नहीं होगा तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, वो आपको कठिन ही लगेगा। तो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की क्या विशेषता होती है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है दोस्तों, आगमन विधि की विशेषता ये होती है कि क्या होती है, पहले इसमें उदाहरण बताया जाता है फिर नियम की ओर जाया जाता है। चलिए आगे, भाषा सीखने का उद्देश्य प्रत्येक स्थितियों में भाषा का प्रयोग कर पाना। बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए दोस्तों अभी कहा गया था कि बच्चे जो होते हैं जन्म से ही जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है बच्चों में। तो चॉम्स्की द्वारा कहा गया था कि बच्चों में जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं बच्चों के बारे में, कहते हैं कि बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, यह विचार किसका है, ये वाइगोत्स्की का है। चलिए आगे, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके
इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा सतत एवं व्यापक है। दोस्तों बच्चों का भाषा विकास समग्रता से अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए क्या होता है कि सतत एवं व्यापक मतलब लगातार उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि बच्चा किस तरीके से किसी भाषा का प्रयोग कर पा रहा है, कहाँ उससे गलती होनी चाहिए। दोस्तों गलती सुधारनी नहीं चाहिए, बस उसको थोड़ा सा उसमें हिंट देना चाहिए, ताकि बच्चे को थोड़ा गैप देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो अपनी बात को या अपने जो उसके बोलने या त्रुटि जो हो रही है बच्चे भाषा में उस चीज़ को आसानी से खुद सुधार सके। चलिए आगे। लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। लिखित भाषा के प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपने विचार भाव तथा अन्य समस्त प्रकार के क्रियाकलापों को लिखित रूप में व्यक्त कर। दोस्तों लिखित भाषा भी क्या होती है कि अपने आप को अभिव्यक्त करने का कौशल होती है। या तो हम अपने आप को अभिव्यक्त दो तरीके से करते हैं, एक तो हम बोल के करते हैं, तो लिख के करते हैं। तो लिखना भाषा प्रयोग अभिव्यक्त का सबसे बड़ा एक साधन ये भी होता है। लिखित भाषा के प्रयोग द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को लिखते हैं दोस्तों, अपने भाव तथा समस्त प्रकार के क्रियाकलापों को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। दोस्तों जो पुस्तक है वो भी क्या है, किसी का विचार है या किसी का भाव है जो उसके द्वारा लिखा गया है और दोस्तों हम सब उसको आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और जोश लाता है। दोस्तों भाषाई कौशल, दोस्तों क्या होता है कि अगर भाषा की कक्षा में हम भाषाई खेलों का आयोजन कर रहे हैं तो अंताक्षरी लड़ाया जाता है दोस्तों की भाषा मतलब एक वर्ड उससे बोला जाएगा, उसी से रिलेटेड वर्ड दोनों तरफ से बोला जाना है, तो इससे क्या होगा, रोचकता और जोश आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दोस्तों देखिएगा, आगे है कि किसी समावेशी कक्षा में बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, कथन भाषा शिक्षक के सिद्धांतों के अनुकूल है। चलिए दोस्तों आगे। भाषा प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी भाषा को जटिल और समृद्ध संसाधनों का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। विद्यार्थी भाषा में विद्यार्थी जो होते हैं विद्यालय में भाषा के व्याकरण संबंधित नियमों को सीखते हैं तथा उनका व्यवहारिक प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप बता दें कि जो भाषा के समान नियम या समान जानकारी होती है, तो विद्यालय आने से पहले बच्चे वही सब सीख के आते हैं। जो समृद्ध संरचना या जो ज्ञान होता है दोस्तों, जो व्याकरण संबंधित नियम होता है, ये सारी चीज़ें बच्चे विद्यालय आने के बाद ही अर्जित करते हैं या सीखते हैं। कक्षा में समृद्ध भाषी प्रवेश से तात्पर्य है कि बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर होना चाहिए। जब विद्यार्थी को भाषा सुनने बोलने के अधिक अवसर प्राप्त होगा तो भाषा को अच्छी तरीके से सीखेगा भी। दोस्तों ये बहुत आम तरीका है कि जब बच्चे को भाषा सीखने या बोलने या उसको अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए उसको अवसर दिया जाएगा, तभी उसके बोलने या उसके भाषा में अधिक तरीके से विकास होगा। चलिए आगे। कह रहा है कि पाठ में आए नवीन शब्दों के अर्थ जानने के लिए शब्द के अर्थ लिखकर बताना अधिक श्रेयस्कर होगा। दोस्तों अगर हम पाठ को, अगर शिक्षक हैं, अगर हम किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई नया वर्ड आ गया, नवीन शब्द आया, उसके अर्थ को हमको ब्लैक बोर्ड या श्यामपट पर दोस्तों उस चीज़ को लिख के बच्चों को समझाना चाहिए। और लिखने में दोस्तों स्पष्टता होनी चाहिए। जो चीज़ लिखा गया हो श्यामपट या ब्लैक बोर्ड पे, वो चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं कि अच्छा हो, सुंदर हो, बल्कि स्पष्ट होना चाहिए, अच्छे तरीके से सबको दिखाई देना चाहिए। आगे क्या है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है कि व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों यही पूछ लेता है कि संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। व्याकरण जो है पाठ के संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर परिभाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक वीडियोग्राफी है। आगे, अकादमिक सत्र शुरू होने के बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं। तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहना चाहिए। दोस्तों क्या कर रहा है कि देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ ही लेता है कि अकादमिक सत्र शुरू हो गया है और शुरू होने के बाद भी कक्षा 4 के विद्यार्थी के लिए अभी तक पाठ्य पुस्तकों का
उपलब्ध नहीं कराई जा सके हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक अगर आप हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बच्चों को श्रवण एवं वाचन कौशल का मतलब जितना हो सके उनको अच्छी अच्छी चीज बताई जानी चाहिए दोस्तों, और उनसे श्रवण और वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहना चाहिए। चलिए आगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों को अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर बच्चों को वर्णमाला सिखाना ताकि वर्णमाला को पहचान सकें, और अक्षरों की बनावट के प्रति उनको सचेत करना ताकि कौन सा अक्षर क्या है उसके प्रति उनको सचेत करना या उनको उस चीज़ को सिखाना। चलिए आगे, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने से संबंधित है। कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना आदि। क्या है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सर्वाधिक आवश्यक कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सर्वाधिक आवश्यक कक्षा में क्या होता है? प्रिंट प्रवेश। दोस्तों प्रिंट मतलब जो दीवार दोस्तों उस पर अच्छे अच्छे चीज़ लिखे होने चाहिए दोस्तों। प्रिंट प्रवेश मतलब ऐसा माहौल होना चाहिए ताकि बच्चे उस चीज़ को देख के आसानी से समझ सके। चलिए आगे क्या है? सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने में सर्वोत्तम ढंग है सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। दोस्तों कभी कभी कल क्वेश्चन क्या आ जाता है, कहता है कि सुनने और लिखने की कुशलता का जो आकलन है उस आकलन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है, किस तरीके से हम आकलन कर सकते हैं। सुनी हुई कहानी को, कोई कहानी अगर आपने सुन रखा है तो उस कहानी को अपने शब्दों में लिखने से पूरा उसकी कल्पना शक्ति का भी विकास होगा, और वो किस तरीके से भाषा को प्रयोग कर पा रहा है, कहीं त्रुटि तो नहीं हो रही, इन सब चीज़ों का आकलन पता चल जाएगा या उस सब चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। आगे आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है? कराए कि आगे देखिएगा, आगे दोस्तों क्या है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी भाषा के विधियों का प्रतिनिधि की रचनाओं में उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मूलभूत अंतर क्या होता है? दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या होता है। तो भाषा सीखने में और अर्जित करने का मुख्य अंतर क्या होता है? भाषा का उपलब्ध प्रवेश, मतलब भाषा का जो उपलब्ध प्रवेश है वो किस टाइप का है, वही सबसे बड़ा अंतर होता है। चलिए आगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सहज तथा स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के दोस्तों सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति जो है वह अपने आप को सहज महसूस करे अपने अभिव्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है। प्राथमिक स्तर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से भाषिक प्रवेश पर निर्भर करता है। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि अफेजिया क्या होती है। दोस्तों अफेजिया दे देगा या डिसलेक्सिया दे देगा, डिसग्राफिया दे देगा और पूछेगा कि इसका मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके। तो अफेजिया जो होता है इसमें क्या होता है, उच्चारण करने में। दोस्तों अगर बच्चे को उच्चारण करने में कठिनाई हो रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? अफेजिया कहा जाता है। और उसको लिखने में कठिनाई हो रही है तो डिसग्राफिया कहा जाएगा। क्या कहा? डिसग्राफिया कहा जाएगा। और उसको दोस्तों लिखने में दिक्कत हो रही है या पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया कहा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य पठन कार्य के द्वारा ज्ञान अर्जन तथा आनंद अनुभूति में सक्षम बनाना। आगे, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो जिससे समाज के सरोकार झलकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। सभी पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण दोस्तों। कंप्लीट हिंदी पेडालॉजी। चलिए आगे, प्राथमिक स्तर पर लेखन कार्य में विचार तत्वों का समावेश होना चाहिए। श्रुत लेख भाषा आकलन का सबसे कम देखिए दोस्तों, सुनकर कोई चीज़ लिख लेना दोस्तों भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका। कब कहता है कि भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका क्या होता है? तो श्रुत लेख जो होता है भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका होता है। आगे कह रहा है कि पहली कक्षा में चित्र बनाना भी सीखने। देखिए दोस्तों पहली कक्षा में अगर बच्चा है, जो बच्चा छोटा बच्चा होता है क्या करता है, इधर उधर अपनी पेन को सिर्फ चलाता रहता है, चित्र बनाना रहता है, तो भी क्या होता है कि भाषा चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? चित्र बनाना भी लेखन कार्य के अंतर्गत ही आता है। चोमस्की में भाषा विकास का, देखिए दोस्तों भाषा विकास का जो सिद्धांत है उसको किसने प्रतिपादित किया था?
तो भाषा विकास का जो सिद्धांत है उसको किसने, चोम्स्की ने भाषा विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित बाल साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता का विकास। ये दोस्तों प्राथमिक स्तर पे जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उसमें कार्टून बने होते हैं या छोटे छोटे चित्र बने होते हैं दोस्तों, या उस फूल पत्ती के पिक्चर्स बने होते हैं या कुछ विज्ञापन होते हैं दोस्तों, जो कि क्या होते हैं, बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में सहायक होते हैं या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय महत्वपूर्ण है कि बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। देखिए दोस्तों, अगर विद्यालय में भाषा शिक्षण के संबंध में कोई कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं तो उससे सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या होगा कि बच्चे किस भाषा प्रयोग में सहज रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। आगे, किसी विषय को सीखने से मतलब है कि उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी विषय वस्तु को सीखना। दोस्तों, अगर कोई भाषा सीख रहे हैं हम तो इसका मतलब होता है कि विभिन्न संदर्भों में उस भाषा का प्रयोग कर सकें और उसकी अवधारणाओं को सीखना या और उसकी विषय वस्तु को, मतलब उसमें क्या क्या है दोस्तों, वो सारी चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए अगर हम किसी भाषा को सीख रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।